हेलो नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज मैं आपको हिंदी विषय की पहली अध्याय पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों इस अध्याय का नाम है बातचीत, जिसके लेखक स्वयं बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वैसे आप लोग क्लास को शुरू करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश की, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जानकारी दी गई होगी कि अभी जो आने वाली बोर्ड की परीक्षा है 2026 में 2 फरवरी से, ठीक है, तो हम लोग विशेष करके जितना होगा उतना ऑब्जेक्टिव आपको यहां से दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को, और मैं एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताते हुए भी चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं बिना विलंब के हुए। चलिए परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस में आपका पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना यह बातचीत है। आप लोग सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। एक प्रश्न यह हो गया कि बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे, तो यह बातचीत लिखे। अब यह जो बातचीत है यह क्या है? यह एकांकी है, कहानी है, यात्रा, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपका बातचीत अध्याय है यह आपका ललित निबंध है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा। अगर जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कौन प्रश्न पे कहां पे दिक्कत है, हर एक चीज को आप बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं फिर दोबारा आपको बता सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है उनके पास। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न को पढ़िएगा और विकल्प को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलिएगा। एक एक विकल्प आपके लिए रामबाण है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, किस युग के निबंधकार थे, प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमारे बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के क्या थे, निबंधकार थे। याद रखिएगा भारतेंदु युग, आपका ऑप्शन विकल्प नंबर बी यह सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े साथ साथ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों के पास क्या है। चलिए प्यारे साथियों तीसरा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा, साथ ही साथ विकल्प को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जब अपना लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं तो अवाक होकर अपने आप से बात करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्लियर है? चलिए तो विकल्प कहां है? डी नंबर में देखिएगा कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए प्यारे साथी अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब संवाद होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है आत्मीयता। ठीक है प्यारे साथियों, विकल्प देखिए, पहला है तर्क, दूसरा विकल्प है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता, चौथा है प्रवाहपूर्ण भाषा। प्यारे साथियों संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, देखिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा, साथ ही साथ विकल्प को भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए प्यारे साथी फटाफट से बताइएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है कि कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म, दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, कहां पे हुआ, कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किनकी है भैया?
विकल्प है अलकृष्ण भट्ट की, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा विकल्प है श्रीनिवास दास की और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त की। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह जो संयोगिता स्वयंवर है यह रचना है श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा यहाँ पे श्रीनिवास दास है, कभी कभी इसका नाम लाला श्रीनिवास दास लिखा जाता है आपके विकल्प में, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है ना, लाला श्रीनिवास दास। बिल्कुल, जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में लाला श्रीनिवास दास लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े इसके साथ। बिल्कुल, चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए, प्रश्न तो हर कोई बनाता है, लेकिन प्रश्न को अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप प्रश्न को सही से देखते हैं, सही से रीड कर पाते हैं कि कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, अर्थात 3 विकल्प ऐसा है जो बालकृष्ण भट्ट की है और उनमें से एक विकल्प ऐसा है जो कि नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। प्यारे साथियों, नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 अजान 1 सुजान भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन ये जो परीक्षा गुरु आपका डी नंबर का विकल्प है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अर्थात प्रश्न के अनुसार मेरा जो सही उत्तर होगा वह डी नंबर का विकल्प परीक्षा गुरु इसका सही उत्तर होगा, अर्थात परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए 8वां प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखिए, जो बीते हुए प्रश्न में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन नहीं है। अब प्रश्न आ गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है रेल का विकट खेल, दूसरा कछुआ धर्म, तीसरा रेणुका, चौथा प्राच्य विद्या। तो प्यारे साथियों, कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बाद बाकी आपका कछुआ धर्म नहीं है, रेणुका भी नहीं है और प्राच्य विद्या भी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। प्यारे साथियों, जहां कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, देखिएगा। प्रश्न यह कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जिस मासिक पत्र को निकाले थे उसका नाम है हिंदी प्रदीप। चलिए विकल्प को देखते हैं क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सी नंबर का विकल्प देखिए, हिंदी प्रदीप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, प्रश्न को भी देखिएगा, साथ साथ ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। प्रश्न यह है कि बातचीत किस विधा की रचना है। प्यारे साथियों, यह जो बातचीत है किस विधा की रचना है। हम लोग शुरू ही इस प्रश्न को पढ़े, ठीक है, लेकिन अब कहा कि किस विधा की रचना है, तो देखिए विकल्प को पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब हम लोग जवाब देंगे। पहला विकल्प है आलोचना, दूसरा है गीत, तीसरा है शोध, चौथा है निबंध। अर्थात इसको जब हम लोग कहेंगे कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है। ठीक है, जब विकल्प में ललित निबंध रहेगा तो ललित निबंध लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यही है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से एक बात सुनी। दोस्तों, विकल्प है आपका फ्राइडे के, दूसरा है संडे के, तीसरा है एडिसन के, चौथा है स्टील के। प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रॉबिन्सन क्रूसो जब 16 वर्ष वन में भटके थे तो वह सबसे जो पहला सुने थे वह फ्राइडे के मुंह से एक बात सुने थे। क्लियर है? अर्थात आपका ए नंबर का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। ध्यान से पढ़ते हुए चलिए प्रश्न है 12 नंबर का। देखिएगा, प्रश्न यह कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। प्यारे साथियों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने लिखे हैं संपूर्ण क्रांति। याद रखिएगा, क्या लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की मां।
मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की मां, ठीक है। आगे है नामवर सिंह, नामवर सिंह लिखे हैं प्रगीत और समाज, क्या लिखे हैं? प्रगीत और समाज लिखे हैं नामवर सिंह, ठीक है दोस्तों, प्रगीत और समाज, यह नामवर सिंह लिखे। लेकिन बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं बातचीत। देखिए बातचीत लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, जी हाँ बिल्कुल। आपका प्रश्न भी यही है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो वह है बालकृष्ण भट्ट। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के पास 13 नंबर का है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, प्यार भरी नजरों से प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका विकल्प है बातचीत की शैली, दूसरा विकल्प है भाषा की शैली, तीसरा विकल्प है संवाद की शैली, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों मैं आपको जवाब दूंगा इस प्रश्न का कि बातचीत अर्थात बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। किसको बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। कौन? हमारे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए, बातचीत के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है 14 नंबर का, देखिएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? चलिए बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, ठीक है। इनमें आपको एक ही चीज करना होगा कि जब आप बुक को पढ़ते हैं, जब आप किताब को पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है बहुत ही धैर्य के साथ एक एक लाइन पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। जब आप पढ़ें बीते हुए दिन में, बीते हुए महीनों में, बीते हुए सालों में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भट्ट जी को किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। कौन रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। प्यारे साथियों आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप चुनने की प्रयास कीजिएगा कि कौन सा विकल्प सही होगा आपके लिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? दोस्तों जन्म, निधन, माता पिता, ठीक है, जन्म स्थान, इस चीज को विशेष रूप से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट ने जो है हमारे आर्यभट्ट का भी नहीं किया, हुंकार भी नहीं किया, पंजाब केसरी का भी नहीं किया। अर्थात बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। किनका किया था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। प्यारे साथियों देखिए प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्लियर है। 1877 में क्या हुआ था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किया था। किसने निकाला? तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। प्यारे साथियों आगे बढ़े, बिल्कुल देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, देखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। फिर से प्रश्न को आप बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? प्यारे साथियों वह मेरा है कि मेघदूतम। मेघदूतम को किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। मेघदूतम को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, इस चीज को याद रखिएगा। पद्मावती, बेनीसनहार, मेघनाद वध, यह सब इन तीनों की रचना इन तीनों रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न यह कराए कि कौन सा उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल, गोदान, सौजन, एक सुजन, अंतराल। प्यारे साथियों नहीं महिला आंचल है, नहीं गोदान है और नहीं अंतराल है, बल्कि यह जो है 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ध्यान रखिएगा 100 अजान एक सुजान, नाम याद कर लीजिए, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। यह उपन्यास है, किसने लिखी है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद विकल्प चुनिएगा हम लोग। प्रश्न ये है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। देखिए मंगल पाठ को क्या कहते हैं। अगर कोई आप कहते हैं कि मंगलाचरण नहीं कहते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाले, कहा के नाटक के करें तो उसको नांदी पाठ कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, नांदी पाठ कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। चलिए प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। प्यारे साथियों, अभी कुछ क्षण पहले बीते हुए समय में हम लोगों ने एक प्रश्न किया था कि 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने किनके मुख से एक बात सुनी थी, अर्थात वह वन में कितने वर्ष रहे, तो 16 वर्षों तक। और प्रश्न वही पूछ दिया है घुमा के कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो स्वभावतः हम लोग जान चुके हैं कि 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक। प्यारे साथियों प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछा हुआ है, इसलिए आप भी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है। बिल्कुल आप अच्छे से धैर्य धारण करके पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है और प्रश्न यह कह रहा है प्यारे साथियों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा, विकल्प है आपका, एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने। प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह हमारे एडिसन भाई साहब कहे थे, नहीं बेन जॉनसन कहे थे। किसने कहे थे, बेन जॉनसन साहब कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। यह किसने कहे थे, यह बात यह कहे थे बेन जॉनसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। प्यारे साथियों एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में हो सकती है प्यारे साथियों, 2 व्यक्तियों में हो सकती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देते हैं, देखते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है हम लोगों के पास, चलिए 25 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न यह कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। प्यारे साथियों जब हम लोगों के मन में कोई बात चोट लगता है तो जब तक उस बात को किसी के सामने में प्रकट नहीं करते तब तक हम लोगों का मन हल्का नहीं हो जाता है। ठीक है, इसलिए बातचीत से मनुष्य का मन क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है प्यारे साथियों, तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न क्या है लोगों के पास। जी बिल्कुल, चलिए 26 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किन के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मान के चलिए आप घर गए पूर्णिया से और आप नहीं बोल पा रहे हैं घर में जाके, तो आपके माता पिता समझेंगे कि मेरे बेटा का, मेरी बेटी का जो मुंह से वो आवाज गायब हो चुका है और ये गूंगा बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किन के न होने से, तो वाक शक्ति के न होने से। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। ठीक है, बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जब आप पुस्तक पढ़े होंगे तो पुस्तक में सबसे पीछे आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिएगा। वाक शक्ति का मतलब लिखा हुआ है प्यारे साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, कहां प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में। प्यारे साथियों आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल की रचनाकार है।
प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट वो आधुनिक काल के रचनाकार है, याद रखिएगा। आदिकाल के भी नहीं है, भक्ति काल के भी नहीं है, रीति काल के भी नहीं है, अर्थात आधुनिक काल के रचनाकार है कौन? हमारे बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए हम लोगों का हो चुका है द एंड। प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक एक प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को राधे राधे।